तो रो स्पेस कॉलम स्पेस जो है तो ये भी सब वेक्टर स्पेस ही होता है, ठीक ना। ये वेक्टर स्पेस कैसे फॉर्म होता है? रो स्पेस और कॉलम स्पेस कोई भी मैट्रिक्स है, मान के चलो कि ए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, ठीक। या सपोज एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि ए 3 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मुझे सपोज ऐसा दिख रहा है 1 0 3 2 1 5 एंड 0 0 1। सपोज ये मेरा 3 क्रॉस 2 बोला मैंने, सॉरी 3 क्रॉस 3 है ये, ठीक है, ठीक है। इसी को इरेज कर देता हूँ। ठीक, दिस इज 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो ये 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स मैंने लिया। तो इसको रो स्पेस अगर हम बोलेंगे कि इसका रो स्पेस क्या होगा कोई भी मैट्रिक्स का, या कोई भी मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस कैसे फॉर्म होता है, तो ये जो मैट्रिक्स हो गया इसका रो स्पेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, जितने भी रोज है वो जो जनरेट करेगा, मतलब स्पैन करेगा, सिंपल। वो लीनियरली डिपेंडेंट हो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो बात की बात है, उससे मुझे अभी तक कोई लेना देना नहीं है। इसका जो रो स्पेस मेरा फॉर्म होगा, ये रो स्पेस फॉर्म होगा मेरा 1 0 3 और -2 1 5। ये दोनों वेक्टर से मेरा रो स्पेस फॉर्म हो जाएगा। और कॉलम स्पेस कैसे फॉर्म होगा? कॉलम से फॉर्म होगा, इसका कॉलम स्पेस जो फॉर्म होगा वो मेरा फॉर्म हो जाएगा 1 - 2 0 1 एंड 3 5, ठीक। इसमें किस चीज़ से क्यों ट्रांसपोज लगाएंगे? ट्रांसपोज क्यों लगाएंगे? मैं तो बस रो स्पेस और कॉलम स्पेस की बात कर रहा हूँ, मुझे तो अभी मैट्रिक्स ट्रांसपोज का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिंपल, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका रो मैंने लिया दो, क्योंकि रो टोटल रो वेक्टर है ये एक रो वेक्टर हो गया, सपोज ये मान के चलो अल्फा 1, और ये रो वेक्टर अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 से जनरेट हो गया। वेक्टर लिया मैंने, ये एक वेक्टर है, मतलब 1 - 2 मैं अगर ऐसे भी लिखूं 1 - -2, ये भी एक वेक्टर है। उस वेक्टर को मैं ऐसे लिखा, रो स्पेस मतलब वेक्टर जब जनरेट तुम करते हो कोई भी वेक्टर स्पेस का, वो ऐसे, अगर मैं उसको आर के ऊपर ये डिफाइंड है, अगर रियल नंबर के ऊपर, तो वेक्टर जनरेट के लिए तुम इस टाइप से लिखोगे ना, A1 A2 करते करते AN, अगर आर एन का एक सबस्पेस हो, ठीक। ये जनरेट करेगा, तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में है। अभी रो के जितने भी है ये एक वेक्टर माना जाता है। ये सपोज मान के चलो A1 A2 A3, ये तीनों वेक्टर, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे जो चीजें, एक चीज यहाँ पे है कि रो स्पेस अगर फाइंड करने के लिए बोले तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक ना। पर रो स्पेस फाइंड करने के लिए तो बोलेगा नहीं कि रो स्पेस फाइंड करो, इसका लीनियर स्पैन, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे। तो कैसे, किस टाइप से पूछ सकते हैं कि रो स्पेस जो फॉर्म होगा उसका डायमेंशन कितना होगा, या कॉलम स्पेस जो फॉर्म होगा उसका डायमेंशन कितना होगा, या वो किसका सब स्पेस बन सकता है। इन दोनों में देखो अंतर क्या है कि रो स्पेस जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस तो है ही, क्योंकि जब लीनियर स्पैन कर रहे हैं, ये किसका सब स्पेस है? R3 का। ये सब स्पेस है R3 का, और ये जो है सब स्पेस बनेगा R2 का। तो दोनों में अंतर है, क्योंकि R3 का सब स्पेस है तो उसका डायमेंशन क्या हो सकता है, 1 2 3, इतना दूर तक हो सकते हैं। R2 का जो है उसका डायमेंशन क्या हो सकता है, 1 और 2, 3 हो ही नहीं सकता, तो 1 और 2 तक हो सकता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक ही मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, मैट्रिक्स तो एक ही है, उसको जस्ट रो को अलग से लिख रहा हूँ कॉलम को अलग से लिख रहा हूँ, इतना ही अंतर है, या उसका स्पेस बना रहा हूँ। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है कि, तब रो स्पेस और कॉलम स्पेस के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है कि रैंक को लेके कि रैंक इक्वल होना चाहिए, या रैंक कैसे होना चाहिए, या कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको मैं दूसरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें रैंक में कोई अंतर होगा कि नहीं?
अभी रो स्पेस की डायमेंशन 2 है, क्योंकि ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कॉलम स्पेस का डायमेंशन 3 है, कैसे? डायमेंशन 3 है ये तो तुम नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि उसमें तुम्हें एल आई चेक करना होगा डायमेंशन के लिए। इसके लिए हमने डायरेक्ट बोल दिया कि इसका 2 है, इसलिए क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे? दो वेक्टर अगर है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, सिंपल। अगर हमारे पास दो वेक्टर होता है, कोई भी R2 हो, R3 हो, R5 हो, R100 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अगर दो वेक्टर है, इसमें हमें एल आई चेक करना है, तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में? एक ही कॉम्बिनेशन बनता है कि अल्फा 1 इजिकल टू समथिंग सी ऑफ अल्फा 2 हो, या अल्फा 2 इजिकल टू समथिंग डी ऑफ अल्फा 1 हो। यही लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये मेरा ओनली कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों वेक्टर के बीच में, और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बाकी दोनों तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो ये एल आई हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, ये एल आई हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अगर तुम्हें एल डी होना था, इसको एल डी होने के लिए अगर इस टाइप से वेक्टर मिलता है कि हमें 206, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एल डी है। अगर इस टाइप से कॉम्बिनेशन कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो एल आई है। अगर 3 वेक्टर जहाँ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने ये चीज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई एक वेक्टर ऐसा मिल ही सकता है जो बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसके केस में हमें चेक करना होगा कि ये एल आई है कि नहीं है। पर अगर 2 वेक्टर है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि रो स्पेस यहाँ पे है, रो स्पेस का हमें डायमेंशन 2 इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे जो रो स्पेस है इसका मेरा डायमेंशन हो जाएगा 2। डायमेंशन 2 इसलिए होगा क्योंकि ये जो सेट है ये है मेरा एल आई हो गया। इसका क्या होगा? यहाँ पे जो कॉलम स्पेस है इसका डायमेंशन क्या होगा? ये एल डी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? डायमेंशन क्या होगा फिर? 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है 2? कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन? हाँ, आप क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज मान लो ये एल डी हो गया, ठीक। अब एल डी तो हो गया, तो इसमें कोई एक को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। अब मान लो फिर तुमने कोई एक वेक्टर, सपोज एक वेक्टर को, हाँ, ओके, जो भी है, मतलब 0 1 को तुम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, हम सी ऑफ दिस डी ऑफ दिस। तो इसको मान लो मैंने हटा भी दिया, पर ये भी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ तब भी, मतलब यहाँ पे तो चलो हो गया, पर अगर मान लो मल्टीपल और भी वेक्टर्स है, उसमें भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वो मेरा डायमेंशन बन ही जाएगा। हो सकता है उसको भी मैं रिड्यूस कर सकूं। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम कोई भी ऐसे रो स्पेस है, कॉलम स्पेस है, उसका डायमेंशन हो, या उस टाइप से कोई वेक्टर से, उसका हम कैसे फाइंड करें, उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करें। तो एक्चुअली रो स्पेस हमें समझ में आया कि कोई भी जो वेक्टर्स होते हैं, रो स्पेस होते हैं कि सारे रो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा वो मेरा रो स्पेस बनेगा, और सारे कॉलम वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन में फॉर्म होगा वो मेरा कॉलम स्पेस बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हमारे पास, वो अगर डायमेंशन हम लेंगे, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, इसको बहुत से टाइम रो रैंक भी बोला जाता है। रो रैंक भी बोला जाता है। ये ऑलवेज इक्वल होगा इसको कॉलम रैंक भी बोला जाता है। ठीक। तो अगर मेरा रो स्पेस में वहां पे डायमेंशन 2 था, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा जो डायमेंशन रो स्पेस का 2 है, तो कॉलम स्पेस का मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि उसका भी 2 ही होगा। बिल्कुल। तो ये जो जो रैंक बनेगा मेरा, रो स्पेस का जो रैंक हुआ, कॉलम स्पेस का जो रैंक हुआ, वो एक्चुअली हो जाएगा किसका? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स।
एक्चुअली मेरा हो जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक्स का रैंक है वो मेरा कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन बनेगा, कॉलम स्पेस का डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस सारे इक्वल होना चाहिए। ठीक। अब इसमें डायरेक्ट एक चीज क्या हो जाता है फाइंड, जैसे मान लो कि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स मेरे पास था, ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो इसमें तुम इजीली बोल सकते हो कि इसका रैंक तो 3 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैंक मेरा क्या होता है m क्रॉस n का मिनिमम होता है। तब मिनिमम से लेस देन या इक्वल हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो है 2 से लेस देन और इक्वल हो सकता है, कोई भी हो, रैंक हो, रो स्पेस का डायमेंशन हो या कॉलम स्पेस का डायमेंशन हो, तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ये सब चीजें यहाँ से फाइंड हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका रैंक फाइंड करने का कोई तरीका है कि नहीं। डायमेंशन फाइंड करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है, रो स्पेस हो या कॉलम स्पेस हो, वो एक थ्योरम है जिसका ये अप्लाई करके ये डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है। थ्योरम क्या है कि अगर मेरे पास रो रिड्यूस फॉर्म है, कोई भी मैट्रिक्स का रो रिड्यूस फॉर्म लेता हूँ, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म, तो हमें जो उसका वेक्टर्स मिलते हैं रो रिड्यूस मैट्रिक्स का, वो सेम रो स्पेस बनाता है जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। ठीक, उसका स्टेटमेंट क्या है, देखो दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट है, एक है कि रो इक्विवेलेंस जो भी मैट्रिक्सेस होते हैं, रो इक्विवेलेंट जो भी मैट्रिक्सेस होंगे उसके सारे रो स्पेस सेम होंगे। अगर हम रो इक्विवेलेंट करते हैं तो उसका जो रो स्पेस बनेगा और जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका रो स्पेस सेम होगा। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा एक है, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, जो मान लो सपोज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और एंड लिखो, एंड आर एम क्रॉस एन, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और आर एक मैट्रिक्स है जो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है ए का, ठीक, अगर ऐसा होता है कि जो अगर मान ले मैंने क्या किया कि कोई भी एक मैट्रिक्स को रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रैंक फाइंड करने लिए भी, रैंक जब फाइंड कर रहे थे मैट्रिक्स के लिए तो भी हम रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे भी रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म का एक बहुत अच्छा ये है कि अगर मैंने ये फाइंड कर लिया कि आर जो मैट्रिक्स वो फाइंड कर लिया जो रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स है ए का, तो मैं बोल सकता हूँ कि आर के जितने भी नॉन जीरो रोज है
वो मेरा बेसिस फॉर्म करेगा। जितने भी नॉन जीरो रोज है आर के वो मेरा बेसिस फॉर्म करेगा। तो डायरेक्ट मेरा डायमेंशन भी हो गया, बेसिस भी हो गया, सब कुछ फाइन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ देन ए का जो रो स्पेस होगा उसका एक बेसिस फॉर्म करेगा जितने भी मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये चीजें एक्चुअली पता चला कि हम अगर रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वो मेरा बेसिस फॉर्म कर जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये एक्चुअली मेरा रो स्पेस के लिए हो गया। कॉलम स्पेस के लिए क्या करेंगे? ये रो स्पेस के लिए हो गया कि मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, उसको रो रिड्यूस फॉर्म में ट्रांसफर किया। रो रिड्यूस फॉर्म में ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स बना वो उसका जो जितने भी रोज होंगे वो मेरा बेसिस फॉर्म करेगा। तो कॉलम स्पेस के लिए क्या होगा? हाँ, कॉलम में रिड्यूस करने ऐसे नहीं होता है। कॉलम में रिड्यूस करने के लिए दो तरीके हैं। एक एक मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा मैं बाद में बताऊंगा। ये सबसे जो अच्छा तरीका यही है कि कॉलम स्पेस के लिए, अगर कॉलम है मेरे पास कॉलम स्पेस के लिए, तो हम क्या करेंगे? कॉलम स्पेस के लिए क्या करेंगे? हम ए ट्रांसपोज का रो स्पेस लेंगे। ए ट्रांसपोज का रो स्पेस के लिए तो ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। ये जब ट्रांसपोज में ले रहा हूँ तो मेरा कॉलम बन गया। तो अगर कॉलम हमें लेना है, कॉलम स्पेस बोलना है, तो हम कंसीडर करेंगे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका सेम रो स्पेस हम कोशिश करेंगे फाइंड करने का, और ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कैसे फाइंड होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऐसा 2 1 4 3 8 2 6 9 and 1 1 2 6 6। इसका हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इसका रो स्पेस और कॉलम स्पेस का बेसिस मान लो फाइंड करना है, या डायमेंशन जो भी है फाइंड करना है। ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए हमें रो स्पेस और कॉलम स्पेस का बेसिस फाइंड करना है एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए हमें रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस का बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको पहले शिफ्ट करेंगे रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में। तो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कैसे शिफ्ट करेंगे इसको? रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए तो ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ डिस्कस ही किए थे मैट्रिक्स में। तो ये कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास होता है तो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 6 9 1 1 2 6। इसको रो रिड्यूस करने के लिए हमें करना क्या होगा कि इसको मुझे 1 करना होता है, फर्स्ट लीडिंग वन। जो स्टार्ट होगा उसको हमें 1 करना होता है, उसके बाद बाकी जो टर्म्स होंगे उसको जीरो बनाना होता है। ये फर्स्ट टारगेट रहता है। उसके बाद हो जाने के बाद क्या करना होता है? हमारा जो सेकेंड रहेगा उसको हमें 1 करने की कोशिश करना होता है, उसका नीचे जो पार्ट होगा तो जीरो, एंड थर्ड वे में ऐसे इस टाइप से चलते हैं। इसको रो रिड्यूस करके देखो कि ये क्या फॉर्म बन रहा है।
जो मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा रो वेक्टर वही मेरा बेसिस फॉर्म होगा। इसको फर्स्ट चेंज कर दे सकते हो तो उसमें और थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर R13 कर लोगे तो इसमें ऑलरेडी 1 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वही तो मैंने बोला 1 3, दैट मीन्स 1 के 3 का चेंज हो रहा है। ओके, तो ये अल्टीमेट क्या फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है ये 1 1 2 6 0 -9। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। एक इसमें चेंजेस की थोड़ा सा जरूरत है। क्या चेंजेस की जरूरत है? यस, जो नया मुझे बनेगा वो ऐड करना है R1 प्लस R1 को ऐड करने की जरूरत नहीं है इसे। हाँ, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाना है, तो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में मुझे ये पार्ट को भी जीरो करना है और ये +1 में चाहिए। ये पार्ट को मुझे जीरो करना है, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा? बेसिस तो देखो, बेसिस तो इस केस में फॉर्म हो जाएगा। हाँ, इस केस में बेसिस फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों एलाई हो जा रहे हैं। और एक्चुअली तुम्हारा हो सकता है कि कुछ केस में हो जिसमें बेसिस फॉर्म ना हो, जैसे मल्टीपल और वेक्टर्स हो जिसमें मान लो कि कुछ कॉम्बिनेशन में आ भी जाए। क्योंकि जो हमारा थ्योरम स्टेटमेंट बोलते हैं वो बोल रहा है कि हमें रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफर करना है। हाँ, एल आई हो गया तो बेसिस हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बड़े मैट्रिक्स है 100, उसमें वेक्टर्स आ गया है 100, सपोज 100 वेक्टर्स। अब तुम्हें उसमें चेक करना डिफिकल्ट होगा, तो हमारा कोशिश क्या रहेगा हमेशा कि रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफर करने का। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं इसके वो एक्लॉन फॉर्म मतलब क्या है, उसको रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म ही बोलते हैं। हम्म, मैं वही बोल रहा हूँ कि इस केस में कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा बेसिस फॉर्म कर जाएगा। ठीक, पर हमारा जो स्टेटमेंट बोल रहा है थ्योरम का वो क्या बोल रहा है कि वो एक्लॉन मैट्रिक्स होना चाहिए, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफर होना चाहिए, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस ये रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म तो है नहीं।
है ना। मैं इस चीज का बोल रहा हूँ, तुम अगर ये भी लिख दोगे तो भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी बेसिस है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। अब मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि भाई थ्योरम है क्या, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 कर देंगे पहले, और उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को। ये मेरे बन जाएगा 102 - 3, और ये हो जाएगा 0109। ये रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ जो मेरा रो स्पेस का बेसिस बनता है ए मैट्रिक्स का, जो रो स्पेस का बेसिस होगा वो बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस जो बनेगा, बेसिस, ठीक। देखो, सबसे ये है कि अगर रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर कर दोगे, बेसिस सबका यूनिक ही मिल जाएगा। नहीं भी मिल सकता है, कुछ केस में नहीं भी मिल सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिस मतलब यही बेसिस है, क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही बेसिस हमें मिलेगा तो ही मेरा आंसर करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिस कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कोशिश ही ये रखना है कि रोज रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर करने का। और यहाँ पे ऐसे भी मल्टीपल चॉइस होता है, तो तुम्हें अगर मैच करवाना है तो भी दिक्कत हो सकता है कि रोज रिड्यूस फॉर्म में अगर ना आए तो। हाँ, अब हमें फाइंड करना है कॉलम स्पेस के लिए बेसिस क्या होगा। तो कॉलम स्पेस के लिए हमें, इसका बेसिस ये हो गया तो इसका डायमेंशन 2 हो गया, डायमेंशन कितना हो गया 2, तो मेरा कॉलम स्पेस का भी डायमेंशन 2 ही होगा। हाँ, वो अगर एल आई है तो बेसिस फॉर्म कर जाएगा। देखो, अगर तीनों भी है तुम्हारे पास वेक्टर, तुम उसको जीरो करो ना करो, तुम्हें अगर लग रहा है कि तीनों एल आई है तो तीनों बेसिस हो जाए, एक जीरो आ गया, बाकी दोनों को तुम ऐसे मान लो कि एल आई तुम्हें दिख रहा है तो बेसिस हो जाएगा। दो दो वेक्टर मेन मैट्रिक्स में, ओके, मेन मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हो बताओ, ये तुम्हारा मेन मैट्रिक्स है। हाँ, इसमें क्या लिख सकते हो, ये नीचे कैसे जीरो आएगा। हाँ, देखो यहाँ पे जीरो तब आएगा, जीरो तब आएगा जब कोई एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होगा तब ना, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, तुम मान के चलो तुमने ये कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला, सपोज तुमने कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला कि तुमने ये निकाला कि ये कौन सा, नहीं, तुम अगर ये लिख दोगे कि ये ऐसे ये दोनों मिलके बेसिस फॉर्म कर देगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तब पता ही नहीं है कि दो ही मिलेगा, तुम्हें तो ऐसे पता होना चाहिए पहले कि दो ही है, यहाँ पे तो तीन वेक्टर है मेरे पास। हाँ, तीन में जीरो हो गया तुम्हें पता चला तब ना। हाँ, जब तुम्हें पता चल गया तब यहाँ पे तुम कोई भी दो वेक्टर तुम ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, जो अगर एल आई है तो तुम्हारा बेसिस फॉर्म कर जाएगा। हाँ, तुम्हें अगर पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हें अगर पता है कि इसका रो स्पेस में मेरा डायमेंशन 2 है, तो तुम दो वेक्टर, ये दो वेक्टर भी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दो वेक्टर एक दूसरे का ये नहीं है, लीनियर एल आई है। बेसिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस है, बेसिस कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस है, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डायमेंशन और इसके साथ मैच होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिस का थ्योरी में एक है,
कि तुम्हारे पास अगर डायमेंशन किसी का n है, तुम्हारे पास एल आई सेट है, वो बेसिस है, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें, तुम्हें तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है? हम्म। ओके, अब इसका जो कॉलम स्पेस है, इसका बेसिस हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉलम स्पेस के लिए ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे। कॉलम स्पेस के लिए हम मैट्रिक्स लेंगे कौन सा? ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, और इसका हम रो स्पेस फाइंड करेंगे। ठीक, आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप तुम्हें पता है कि कॉलम स्पेस का डायमेंशन कितना है? 2 है। हाँ, कोई भी ले सकते हो तुम, कोई भी दो एलआई वेक्टर है, तुम उसको ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उनका तो लीनियर स्पैन ही है, तो वो तो वेक्टर लाई करता ही है वेक्टर्स में, जो सबस्पेस मेरा बन रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक, तो इसका जो ट्रांसपोज है, इसका मेरा डायमेंशन 2 होगा। अब तुम लोग इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे ले सकते हो, तो जिसका ये जो डाउट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जब ये है, तो कोई भी दो वेक्टर तुम ले सकते हो जो मेरा एलाई हो, या इसका फाइंड करने के लिए हम ट्रांसपोज लेंगे इसका, और ट्रांसपोज का हम रो स्पेस फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज का हम रो स्पेस फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 6 2 3 9 6। सिमिलर वे में इसको हम रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, इसका रो स्पेस फाइंड करने के लिए। तो इसको ये करो, रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर करो। देखो मैं इसका मैट्रिक्स लिखता हूँ, इस टाइप से आना चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बेसिस जो होगा
basis of column space of A, ये कॉलम स्पेस ऑफ ए हो या रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज हो, सेम। इसका मैं बोल सकता हूँ ये मेरा बेसिस बन जाएगा 1 0 -1 एंड 0 1। ठीक, तो इसका भी डायमेंशन मेरा हो गया 2। क्या हुआ? नहीं, रो रिड्यूस को जो एक्लोन फॉर्म करते हैं उसमें रो का ऑपरेशन ही लगाते हैं। ठीक है, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूँ कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। देखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग ऐसे लगा सकते हो। पहले इसको चेंज तो कर लो कि R12 में चेंज कर लो। R12 में चेंज करने के बाद ये 2 4 और 3 को तुम्हें जीरो करना होगा। R12 में चेंज कर लोगे तो 2 4 3 को जीरो करना होगा। तो 2 4 3 को जीरो करने के लिए तुम्हें ये चाहिए, ये ऑपरेशन चाहिए होगा। उसके बाद ये जीरो करने के लिए, ठीक। इसके बाद एक ऑपरेशन है जो वहाँ पे माइनस एक साइन आएगा, उसको माइनस को पहले हटा दो R2 का, एंड देन उसके ऊपर नीचे जितने भी है सबको जीरो कर दो। उसका ऊपर नीचे जितने भी है सबको जीरो कर दो। हैं, ये ऑपरेशन लगेगा। के बाद लगेगा R2 के सारे ऑपरेशन लग जाएंगे। तीनों ऑपरेशन एक साथ लगा दोगे सब जीरो हो जाएगा। देखो, इसी में ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये तुम्हें लगाना है। तुमको मेनली रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ले आना है। वो कैसे भी तुम ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है कि रो स्पेस और कॉलम स्पेस का। वो एक एग्जांपल में से सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। अच्छा एग्जांपल है। इसका लीनियरली डिपेंडेंस में चेक करना है, इसके ये लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है इन R4 में। तो लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना है, मतलब इस वेक्टर को तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये चेक करना है। इसको कैसे चेक करोगे? डायरेक्ट इसका एक एप्लीकेशन का फॉर्म में इसको तुम देख सकते हो कि ये तीनों वेक्टर को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं, ये तीनों रो ऐसे मैट्रिक्स का रो लिख दूं, अगर ये तीनों रो एक जो रो स्पेस क्रिएट करेगा, मेरा R4 के अंदर रो स्पेस क्रिएट करेगा, वो जो रो स्पेस क्रिएट करेगा उसको मैं अगर रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ले आऊं, वो तो मेरा बेसिस बनेगा ना उस रो स्पेस का। तो अगर तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है तो लास्ट में जीरो आ जाएगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जीरो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, इससे तुम फाइंड कर सकते हो, मतलब इसका लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए ये चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने अभी बेसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया रो रिड्यूस फॉर्म के लिए। देखो सपोज मतलब ये तीनों वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर अगर मेरा अल्फा है ये 1 - 1 2 4, और ये बीटा है मेरा 2 - 1 5, ये मेरा वेक्टर है तीनों। तो हम चेक करेंगे कि ये तीनों वेक्टर से जो वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है उसका डायमेंशन क्या है। अगर डायमेंशन भी 3 हो गया, तीन ही वेक्टर है, डायमेंशन भी 3 है, तो ये Li है। अगर इसको ये जो जनरेट कर रहा है डायमेंशन 2 हो रहा है, तीन वेक्टर है डायमेंशन 2 है, तो ये LD है। ये हमें चेक करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा उसका बेसिस है डायमेंशन क्या है। ये इसका हमें डायमेंशन हमें चेक करना है। ये तीनों वेक्टर से जनरेट होते हुए अल्फा बीटा गामा। पहला दूसरा ये डिपेंडेंट है, किससे डिपेंडेंट है? कैसे? तो एक कॉम्बिनेशन बताओ जो दोनों पे डिपेंडेंट हो गया। एक्लन फॉर्म से जीरो आ गया, फिर क्या है उसमें? लीडिंग वेरिएबल, उसमें जीरो देखो, उसमें हमारा जो तो ये है उसमें क्या बोलता है कि हमें अगर नॉन जीरो जितने भी वेक्टर्स होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स, वो मेरा बेसिस फॉर्म कर जाएगा। समझ रहे हो? ये एला ही आना चाहिए, ठीक ना? ये एला ही आना चाहिए तीनों वेक्टर। हाँ, करो करो उसको अच्छे से करो।
इंडिपेंडेंट आ रहा है, बस तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसको नॉर्मली रो रिड्यूस करना मैं पूरा कर नहीं रहा हूँ। रो रिड्यूस करने में कोई बाद में दिक्कत हो तो मुझे बताना, इसे रो रिड्यूस हो नहीं रहा है। अभी मैं रो रिड्यूस कर नहीं रहा हूँ। रो रिड्यूस में कोई प्रॉब्लम हो तब बताना, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ये मेरा वेक्टर बन रहा है रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म के बाद। ये इम्प्लाई करता है कि हमारा जो बेसिस बन रहा है, बेसिस जो बन रहा है वो बेसिस 3 वेक्टर का बन रहा है। वो तीनों वेक्टर मेरा आएगा बेसिस में, और इसका डायमेंशन जो हो रहा है वो हो जाएगा 3। डायमेंशन हो जाएगा 3। तो ये मेरा हो गया कि ऐसा एक बन रहा है वेक्टर स्पेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा बीटा गामा जो तीन वेक्टर मैंने चूज किया था, ये एक वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। ये एक वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं जिसका डायमेंशन है 3। ये एक वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं इसका डायमेंशन है 3। इसका मतलब ही हो गया कि ये भी एल आई है, अदरवाइज 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं कर सकता। जो भी वेक्टर में 3 डायमेंशन है उसका 3 वेक्टर है तो वो हमेशा एल आई हो ही जाता है। तो ये मेरा इम्प्लाई करता है कि अल्फा बीटा गामा जो है एल आई। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में। कोई भी ऐसे रैंक हो गया, डायमेंशन बेसिस भी इस हिसाब से फाइंड किया जा सकता है रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म से बहुत अच्छे से। क्योंकि बहुत सारे टाइम हमें होता है कि हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, कोई भी कंडीशन है दिया हुआ है, हमें पता है कंडीशन दिया हुआ है, लगा देते हैं डायमेंशन आ गया। और वही वही उसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए उसका बेसिस बताओ, तब हम लोग फंस जाएंगे। है R4 के, हाँ, तो ये तो 3 डायमेंशनल के हैं, R4 4 डायमेंशनल का है, सब स्पेस है। R4 का सब स्पेस है। बेसिस सेट्स है, उसमें जितने एलिमेंट्स है उसको डायमेंशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे टाइम क्या होता है, जैसे मान लो कि तुमने मुझे बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें हमें पता होता है कि अगर कंडीशन एक कंडीशन लगा दिया तो डायमेंशन एक रिड्यूस हो जाता है। ये पता है कि नहीं हमें? जैसे मान लो कि सपोज R⁴ n है, तुम्हें पता है डायमेंशन n है, बाई डिफॉल्ट होता ही है R के ऊपर डायमेंशन n। अब उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दिया तो उसमें डायमेंशन एक रिड्यूस हो जाएगा। डायमेंशन कितना हो गया? n-1। तो बेसिस फाइंड करना दिक्कत हो जाएगा। वो n-1 का बेसिस मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होंगे बेसिस में, उसको फाइंड करना टफ टास्क है। समझ रहे हो? जैसे कोई भी बोल दिया कि R4 है, एक R4 सबस्पेस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो तुमने बोल दिया कि हाँ डायमेंशन भी 2 रिड्यूस कर दो, डायमेंशन 2 हो गया। अब बताओ तो कि जो सबस्पेस है उसका बेसिस क्या है? कोई भी आर्बिटरी दो, कोई वेक्टर, 2 वेक्टर, कोई भी आर्बिटरी 2 वेक्टर तुम बैठा नहीं सकते हो। वो तो, हाँ, कौन सा होंगे नहीं पता। नंबर ऑफ इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, और तुम्हें आर्बिटरी उसके बाहर भी तो एलिमेंट्स हैं R4 के। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा R4 है, ठीक, जिसका डायमेंशन 4 है R के ऊपर, डायमेंशन मेरा 4 है R के ऊपर, ठीक है। अब इसका सब स्पेस में ले रहा हूँ, कोई भी सब स्पेस, ऐसा एक सब स्पेस ले लिया, तो एस मैंने इसको डिफाइन कर दिया, इसका मान लो डायमेंशन 2 है, ठीक। डायमेंशन 2 है मतलब क्या, कोई भी 2 कंडीशन घटा है, तो इसके इसमें तो बोला कि इसका बेसिस तुम फाइंड करके दिखाओ, इसका बेसिस फाइंड करके दिखाओ। अब तुम यहाँ पे कोई भी 2 वेक्टर रख के तुम्हें बेसिस तो करना पड़ेगा कि कोई ऐसे अल्फा बीटा तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जो इसका बेसिस में हो। 2 वेक्टर तो होगा, डायमेंशन 2 है जब 2 वेक्टर तो होगा, वो अल्फा बीटा तुम्हें ढूंढना होगा।
मे भी तुम्हारा अल्फा बीटा उसका अल्फा बीटा के साथ इक्वल ना हो, कि इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। उसने जो फाइंड किया, मान लो उसने फाइंड कर दिया अल्फा वन बीटा वन, वो भी सेम हो सकता है जो इससे जनरेट हो, वो भी पॉसिबल है। पर ये अल्फा बीटा ढूंढना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे भी तो कोई बहुत सारे वेक्टर्स होंगे ना, गामा हो सकते हैं, गामा हो, गामा टू, गामा थ्री, ऐसे ढेर वेक्टर्स होंगे। इसको तो तुम इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें, तो तुम्हें एक्सक्लूड करके करना पड़ेगा। ये अल्फा बीटा को या ये अल्फा वन बीटा वन को कैसे फाइंड करोगे? बहुत से टाइम हम डायमेंशन फाइंड कर देते हैं, बेसिस फाइंड करने में दिक्कत हो जाता है, कि हमें तो पता ही नहीं कि बेसिस हम कैसे करेंगे, दो वेक्टर को कैसे चूज करेंगे कि वो दो वेक्टर ही को जनरेट कर रहे हैं। ये तो क्लैरिफाई होना जरूरी है। इसी के लिए जो रो वेक्टर्स हम फाइंड कर लिए, हम पूरा क्लियरिटी के साथ बोल दिए कि ये दो वेक्टर जनरेट कर देगा वेक्टर स्पेस को, ये मेरा बेसिस हो गया। ओके, तो ये मेन था रो स्पेस और कॉलम स्पेस का। तो इसमें कोई भी और दिक्कत हो तो बताना बाद में तुम लोग। बाकी मैं इसका ये थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी जो पार्ट है उसको बाद में हम कंप्लीट करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर स्पेस का बहुत ही बड़े पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी ढेर क्वेश्चंस आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो पर ये कोई देखो, लीनियर ऐसे एक्चुअली तो लीनियर अलजेब्रा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तुम लोग खुद भी देखे हो। इसमें क्वेश्चंस क्या है, अभी तक कोई डिफिकल्टी लग रहा है? क्वेश्चंस में भी मुझे जितना लगता है, अगर तुम नेट के क्वेश्चंस भी देखे हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें डिफिकल्टीज होते हैं लीनियर अलजेब्रा के पार्ट में, पर 80% क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज नहीं होगा अगर तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू। हम थ्योरी पहले करते हैं फिर क्वेश्चंस को करेंगे। 80% क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इजीली लीनियर अलजेब्रा का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? तो दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में फंक्शन, जिसमें एक मैपिंग डिफाइंड होता है, जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। हम नाम ही बोल रहे हैं जब लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर होना चाहिए, लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मतलब ये हो जाता है कि अगर दो वेक्टर स्पेस मेरे पास है, V और W आर वेक्टर स्पेस ओवर ओवर एफ, कोई भी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो एक लीनियर मैपिंग हम डिफाइन करते हैं। सपोज मान लो मैं एफ डिफाइन कर रहा हूँ, जो V टू W होगा, एक मैपिंग है। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहला प्रॉपर्टी होता है, अगर दो वेक्टर तुम उठाते हो अल्फा और ये से, सपोज मान लो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लेते हैं, तो ये होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा मेरा V से बिलोंग करते हैं। और एक प्रॉपर्टी होगा अल्फा और C ऑफ अल्फा अगर लेते हो, तो ये होना चाहिए सी एफ ऑफ, जहाँ पे C मेरा फील्ड से बिलोंग करेगा और अल्फा तो V से है। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों वेक्टर स्पेस होना चाहिए सेम फील्ड के ऊपर।
ओके, एक एग्जांपल इसका देते हैं, एक ऐसा वेक्टर स्पेस का एग्जांपल, कि ऐसा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल। सपोज मान के चलो मैंने एफ कंसीडर किया जो फील्ड मेरा आर, और जो वी मेरा वेक्टर स्पेस है वो मैंने आर स्क्वायर चूज किया, और डब्ल्यू भी मैंने आर क्यू चूज किया। ये सभी वेक्टर स्पेस है आर के ऊपर। आप मैंने एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया एफ, जो मेरा डिफाइंड होगा आर स्क्वायर से आर क्यू तक। यहाँ पे मान के चलो कोई भी मैंने एक्स वाई चूज किया हूँ, वो एक्स वाई वहाँ पे जाके मेरे जीरो पे जाए, और ऑल एक्स वाई। ठीक, कोई भी एक्स वाई है मैं उसको जीरो पे भेज रहा हूँ, तो ये एक मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा। कि कोई भी तुम इसमें फंक्शन ले लो, दो एलिमेंट ले लो, वो भी तुम्हें जीरो पे दे देगा। मतलब कोई भी अगर दो का ऐसे एडिशन भी ले लोगे, कि एक्स वन प्लस एक्स टू मान के चलो, यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरो ही देगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, एंड इन सिमिलर वे तुम सी के लिए भी इसको लिख सकते हो। कोई भी सी ऑफ एक्स सी ऑफ वाई होगा, ये भी जीरो पे जाएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो सी ऑफ। तो ये जो है ये मेरा क्या फॉर्म कर जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसको ये चेक करूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि सपोज मान के चलो एल से भी बहुत सारे डिफाइन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो ये अगर आर स्क्वायर से मैं आर स्क्वायर ही लेता हूँ, और मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया कि एक्स वाई मेरा जाएगा एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा? जीरो वेक्टर, जीरो, जीरो की रो जी में जीरो पे जाना चाहिए। हाँ वो भी ठीक है, जीरो की में जीरो पे जाना चाहिए। और अगर मैंने ये बोलूँ कि जो दो प्रॉपर्टी है मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें भी कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो भी मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर दो एलिमेंट्स यहाँ से ऐसे ले लो, हाँ तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, कि अगर तुम ये चेक करने जाओ एक्स वन प्लस एक्स टू, और यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू, ये अगर चेक करोगे दिस इज नॉट इक्वल्स टू होगा एल ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस एल ऑफ एक्स टू वाई टू, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको चेक करके देखना, एक्स वन प्लस एक्स टू यहाँ पे बैठा के देखना क्या हो जाएगा, और इसके साथ इसका क्या अंतर हो रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वेक्टर स्पेस का जो बाकी पार्ट है उसका एक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो जब जितना पोर्शन मैंने करवाया, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और उसका बेसिस, डायमेंशन, जो भी चीज़ें जितना भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आगे तक, तो उसका एक टेस्ट फिर कल करते हैं। ठीक है, ओके। टेस्ट का जो भी है मतलब नेट का फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, ठीक।